तो हाय एवरीवन, दिस अक्षांश। देखो यार, डीटी में एक 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है गार का, और बहुत ही छोटा सा और बढ़िया सा आसान सा टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को देख लो। मोस्टली फोकस क्वेश्चन पे रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। 20-22-25 मिनट का वीडियो रहेगा। शुरू करने से पहले एक बार लाइक मारते हैं। और मुझे लगता है आपकी बार वो एक वीडियो वाला जो चैप्टर है ना आपका, क्रिप्टो करेंसी वाला, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा, सुनते रहना इसको एंड तक। मैंने क्वेश्चन की लिस्ट जो है वो भी टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। ये सारे क्वेश्चन जितने भी गार के थे उसमें सब मैंने कवर कर लिए। ये क्वेश्चन आप करके चले जाना, फटाफट से प्रोविजन सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। सबसे पहले आता है कि देखो ये गार के अंदर गार है क्या, ठीक है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं करा रहा हूँ, आई श्योर यू, ठीक है। बस सुन लेना, 20 मिनट 4 नंबर तो आ ही जाएंगे। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग का मतलब है कि जो भी सरकार ने आपको बेनिफिट दिए, जैसे एटीसी में डिडक्शन मिलती है, तो भैया आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एटीसी का बेनिफिट ले लिया। कोई असेट बेची, कैपिटल गेन हुआ, 2 साल में दूसरी असेट ले ली, सेक्शन 54 एफ में आपने डिडक्शन का बेनिफिट ले लिया। तो सरकार खुद ही बोल रही है ना, लो ना। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, एटीटीटीबी में पैसा अपने एफडी में का इंटरेस्ट आया, एटीटीटीबी का डिडक्शन ले रहे हो, तो आप प्लानिंग कर रहे हो, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बिल्कुल सही है। टैक्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप इतने टाइम से भर रहे हो, टीडीएस काट के सरकार को जमा करा रहे हो ड्यू डेट के अंदर अंदर। टैक्स मैनेजमेंट मतलब जितनी भी कंप्लाइंसेज हैं, गाइडलाइंस है, आप वो फुलफिल कर रहे हो। मतलब आप बहुत ही बढ़िया आदमी हो, सब कुछ कर रहे हो, दैट इज टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविजन क्या होता है? टैक्स एविजन का मतलब क्या होता है कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हो, साफ साफ आप लॉ को वायलेट कर रहे हो। तो आपके ऊपर इस केस में इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, जेल जाओगे आप। इसको बोलते हैं टैक्स एविजन। और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो भाई, सपोज करो आपकी एक गर्लफ्रेंड है या आपका एक बॉयफ्रेंड है, वाइसा वर्सा। अभी वो आपके साथ मूवी देखने जा रहा है, एकदम बढ़िया बात है, इसमें तो गड़बड़ है ही नहीं। अब मान के चलो उसका एक बेस्ट फ्रेंड है, अब वो उसके साथ पिक्चर देखने जा रही है, वो भी ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख रहे हो भाई, रोज रोज, कभी बिना बताए, कभी आप कहीं किसी मॉल में देख रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। अब आपको लगेगा, वो आपको बोलेगी यू डोंट ट्रस्ट मी, ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। अब आपको लगेगा देखो काम तो सारे लॉफुली कर रही है वो, पर आपको पता है गलत है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई गलत हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं हो रहा कुछ छुपा के हो रहा है, आपको पता है वो जा रही है, तो चोरी छुपे नहीं हो रहा, पर इंटेंशन तो गलत ही लग रहे हैं, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो। कुल मिला के आप लॉफुली कर रहे हो सब काम, लेकिन चीजों को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो, लॉ के लूप होल्स का बेनिफिट ले रहे हो। वो आपके ट्रस्ट का, जो ट्रस्ट है आपका, उसका बेनिफिट लिया जा रहा है आपका। दैट इज टैक्स अवॉइडेंस भाई। मतलब आप समझ रहे हो कि आप एंट्रियों को ऐसे घुमा रहे हो, आप चीजों को एज पर लॉ तो कर रहे हो, पर आप करना चोरी चाह रहे हो, लूप होल्स का बेनिफिट लेना चाह रहे हो। दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इस इन अब इंडिया में देखो, अपने चोरों की तो कमी नहीं है, लोगों का दिमाग ही नेगेटिव चलता है। तो वैसे भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग करके एक चैप्टर है, उसके अंदर पूरा ही ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए तो है। भाई आप इंडिया में हो, आपकी दूसरी कंपनी एसोसिएट एंटरप्राइजेज है, ठीक है। अब आपने क्या किया, उनको बैंक से लोन लेना है, 94B सेक्शन, ठीक है। सब अब इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। देखो, दो चीजें हो गई, एक तो होता है गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स, इसका मतलब क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि लोग कैसे कैसे चोरी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक रूल बना दिया। जैसे वो डीम डिविडेंड सेक्शन 2 सबसेक्शन 22E जो था, या बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक रूल बना रखे हैं। गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इस तरीके से लोग टैक्स की चोरी करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स बना दिए। लेकिन चोर भी इतने एक्सपर्ट है ना भाई, गवर्नमेंट 5 रूल बनाती है, 10 रूल और ढूंढ लेते हैं चोरी करने के। गवर्नमेंट 10 बनाती है, 20 रूल चोरी करने के ढूंढ लेते हैं। अभी तो इतने केसेस हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो, जो स्पेसिफिक रूल्स बन गए बन गए। अब ये तो इतने बड़े चोर हैं कि आए दिन कोई ना कोई नया चोरी का बहाना ढूंढ लाते हैं, नया तरीका ढूंढ लाते हैं, ये कंपनी यहाँ बनाई, ये वहां बनाई, इसमें पैसा डाला, ये वो किया। तो गवर्नमेंट ने बोला अब हम थक गए, अब हमें गार ले आते हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। जनरल का मतलब क्या है कि बोले देखो भाई, अगर हमें समझ में आता है कि आप लॉफुली तो कोई काम कर रहे हो, लेकिन आपका इंटेंशन क्या है, टैक्स की चोरी का है, तो गवर्नमेंट ने गार्ड लिया ही। अब जैसे वोडाफोन वाला केस लॉ है, अब उस केस में पहले गार नहीं था, उसका लॉ के लूपहोल्स के तो मजे लिए थे वोडाफोन वाले केस लॉ में। अब अगर उस टाइम पे गार होता, गार कब से आया, असेसमेंट ईयर 18-19 से, इंपॉर्टेंट है। अगर 18-19 से पहले, मतलब प्रीवियस ईयर 17-18 से पहले का कोई केस है, 1 अप्रैल 2018 2017, 1 अप्रैल 2017 से पहले का कोई ट्रांजेक्शन है, उस पर गार नहीं लगेगा। उस पर भी क्वेश्चन है। तो मान के चलो अगर उस टाइम पे गार होता तो वोडाफोन वाला केस लॉ थोड़ी आता, तो गार के प्रोविजंस में आ जाता, वैसे ही पकड़ लेते। तो उन्होंने क्या किया था, मॉरिशस में कंपनी बनाई, तो लॉ के लूपहोल्स का तो मजा लिया था। अब आप समझो,
तो देखो टैक्स प्लानिंग में कोई दिक्कत नहीं, मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं, टैक्स एविजन वो तो सरासर फ्रॉड है ही। गड़बड़ क्या है? टैक्स अवॉइडेंस, उसको बोलते हैं एकदम शातिर तरीके से खेलना, जो सबके सामने आप डिसेंट भी लगो, हम्बल भी लगो, और काम आपके एकदम 2 नंबरी वाले काम, इसी को बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, जिसने लाइक नहीं मारा भाई वो लाइक मार देना। गार कब से एप्लीकेबल है? 1819 से। अब देखो थियरी का अगर क्वेश्चन बनता है, केसेस वेयर गार इज नॉट एप्लीकेबल, किन किन केसेस में गार एप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर आपने कोई भी ऐसा अरेंजमेंट किया है, कोई भी ऐसा काम किया है जिसमें टैक्स की चोरी, टैक्स का अवॉइडेंस, टैक्स का बेनिफिट 3 करोड़ रुपए या उससे कम है, तो गार नहीं लगेगा। अगर एक्सीडिंग 3 करोड़ होगा तो ही गार लगेगा, ध्यान रखना। कौन सा? टैक्स का अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट नहीं, टैक्स का अमाउंट, और वो भी एक्सीडिंग 3 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और एफ डबल आई इस पे भी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करें, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप चिंता मत करो, हम आपको गार से दूर रखते हैं। तो वो गार की जो प्रोविजंस है ना, वैसे भी वो ओवरराइड करते हैं पूरे इनकम टैक्स में, ठीक है। जैसे डीडीडब्ल्यू और गार आएगा तो गार के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे फिर, ठीक है। अब अपन पहले एक बार क्वेश्चन पे आते हैं कि गार बेसिकली होता क्या है, क्या नहीं होता। देखो, कि आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो, कारण इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रहा है। कि इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या है? तो देखो, वैसे मैं इसके नोट्स भी बनाए, ठीक है, बट अभी देखो इतना नोट्स की जरूरत नहीं है, इसमें क्वेश्चन बैंक ही काफी है। इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट का मतलब है कि आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हो जिसमें आपका मेन पर्पस तो क्या है? टैक्स बेनिफिट ही है। एक मेन पर्पस तो हो गया, और टैक्स बेनिफिट के साथ साथ ये जो 4 टेस्ट दे रखे ना, उनमें से आप कोई सा भी एक सेटिस्फाइड कर दो। टैक्स की चोरी का तो आपका इरादा है ही, इन चारों में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाइड कर दी, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि वो जो ट्रांजेक्शन है वो इम्परमिसिबल है, वो गलत है। भले ही एज पर लॉ आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई लॉ की लूप उसका बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन वो है गलत। और इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ तो इसका मतलब गार के प्रोविजन लग जाएंगे अगर अमाउंट 3 करोड़ से ज्यादा हुआ टैक्स बेनिफिट का। तो इन्होंने कहा कंडीशन क्या है? क्रिएट राइट और ऑब्लिगेशन विच आर नॉट ऑर्डिनरी क्रिएटेड बिटवीन पर्सन। भाई आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो ऑर्डिनरी नहीं होता, जानबूझ के इस तरीके से उसको कर रहे हो जिससे आप टैक्स का बेनिफिट ले पाओ। अब आप बोलोगे सर को एग्जांपल्स दो, सारे एग्जांपल्स भी तो क्वेश्चंस हैं, तो अभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। रिजल्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? लॉ का मिसयूज कर रहे हो। लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, बस वो टैक्स की चोरी के लिए किया गया है। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल देखो जीएसटी वाला एग्जाम्पल देता हूँ और समझ में आएगा। जैसे अपने जीएसटी में क्या होता है कि अगर आपने अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन किया, विदाउट कंसिडरेशन किया, तो भी जीएसटी लग जाता है। अभी सपोज करो मैंने क्या किया, मान के चलो मेरे को मेरी रिलेटेड पर्सन, इमेजिन करो मेरी एक वाइफ है, अभी मैं अपनी वाइफ को कोई भी सामान फ्री में देता हूँ तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। अब मैंने क्या किया, पहले ये सामान, ठीक है, मैंने दिया मेरी गर्लफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को अगर मैं सामान फ्री में दूंगा तो कोई जीएसटी नहीं है, और वही सामान मेरी गर्लफ्रेंड ने दे दिया मेरी वाइफ को, तो ये दोनों भी रिलेटेड नहीं है तो भी जीएसटी नहीं है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, मैं डायरेक्टली भी दे सकता था ना, पर मैंने ये चैनल किया। क्यों किया ये काम मैंने? जिससे जीएसटी बचा सकूं। क्यों कर रहा हूं मैं? अब देखा जाए तो एज पर लॉ ही कर रहा हूं ना। देखो मैंने गर्लफ्रेंड को दिया, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं, गर्लफ्रेंड वाइफ को दे रही तो भी कोई जीएसटी नहीं, पर है तो गलत ही ना। इसका भाई कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये सिर्फ ये बनाए साजिश रची इसलिए गई है जिससे हम टैक्स की चोरी कर पाए। थोड़ा इजी तरीके से समझाने के लिए आपको ये बताया एग्जाम्पल। डीटी के अंदर भी मतलब अगर मैं अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आप टैक्स, इनकम टैक्स की कैसे चोरी करते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझना आगे। is entered or carried out by means in a manner which are not ordinary employed for bona fide purpose। मतलब नॉट बोनाफाइड, मतलब वो अच्छे काम के लिए नहीं कर रहे हैं, आप इस तरीके से कोई काम कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो जिस तरीके से आप टैक्स की चोरी कर पाओ, ठीक है। अब याद बात, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा के सीधा देखो, ये जितने भी एग्जांपल्स दे रखे ना, जितने भी एग्जांपल्स हैं सब क्वेश्चंस में मैंने डाल दिए। तो आईसीआई की जो बीच बीच में एग्जांपल्स भी दे रखे हैं सब मैंने कवर करा दिए। अब अपन सीधा क्वेश्चन करते हैं, गार आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। बेसिक्स तो आप समझ ही गए। अब देखो, सबसे पहले टैक्स प्लानिंग क्या होता है और टैक्स एविजन क्या होता है। टैक्स प्लानिंग तो लीगल काम है, इसमें कोई गलत नहीं है। टैक्स एविजन तो कंप्लीटली इलीगल हो गया, ठीक है, ये सब नहीं पूछने वाले आपसे। अब आप क्वेश्चन में आओ, 2 का 1 करते हैं, फिर लास्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर जैसे मिस्टर पी है, उन्होंने 1 लाख रुपीज पीपीएफ में डाले जिससे उनकी इनकम कम हो जाए। पीपीएफ में पैसा डाले तो सरकार ही कह रही है ना, लो भाई पीपीएफ में पैसा डालो, ईटीसी का बेनिफिट लो यार। तो अपन क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। बढ़िया काम है, इसमें क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। एसक्यूएल लिमिटेड मेंटेन्स, देखो आपको टैक्स, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं टैक्स एविजन में और टैक्स अवॉइडेंस में, बहुत बारीक सा फर्क है। देखो टैक्स एविजन और टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है।
टैक्स एविजन का मतलब ये होता है कि आप घर से बाहर निकल रहे हो अपनी मम्मी को बिना बताए किसी से मिलने, ठीक है। अब टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? आपने कहा कि मम्मी मैं रिया के घर जा रही हूँ, आपने झूठ नहीं बोला, सही बोला, आप रिया के घर ही जा रहे हो, पर रिया के घर राहुल भी आ रहा है। फिर आपने क्या किया, राहुल को रिया को घर से बाहर भेज दिया। अब देखा जाए तो आप बोलोगे मैंने झूठ तो नहीं बोला, मम्मी मैं रिया के घर ही गई थी। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। तो टैक्स एविजन और अवॉइडेंस में आप फर्क समझो। टैक्स अवॉइडेंस में आपको छुपा नहीं रहे, चीटिंग हो रही है। टैक्स एविजन, टैक्स एविजन मतलब चीटिंग है। टैक्स अवॉइडेंस मतलब आप सच्चाई से उल्टे काम कर रहे हो, ठीक है। इंटेंशंस प्योर नहीं है आपके, तो फर्क समझना आप, ठीक है। अब इस केस में देखो, एसक्यूएल लिमिटेड मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स इफेक्टेड बाय इट टू एनेबल टाइमली कंप्लायंस। इन्होंने क्या किया, टीडीएस टाइम पे जमा करा रहे हैं, तो टैक्स मैनेजमेंट हुआ ना, बढ़िया बात है भाई, आपका मैनेजमेंट अच्छा है। एन इंडिविजुअल पेयर, एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर मेकिंग टैक्स सेवर डिपॉजिट ऑफ 1 लाख इन अ नेशनलाइज बैंक, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो भाई, एफडी वेफडी करवा रहे हो, जो भी करवा रहे हो, एटीसी का बेनिफिट ले रहे हो, बढ़िया बात है। टैक्स प्लानिंग कर रहे हो आप। A partnership from obtaining declaration from lender in form 15G15H and forwarding the same to income tax authority। अपन क्या बोलेंगे इसको, टैक्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आपसे फॉर्म 15G मांग रहा है, 15H मांग रहा है और आप दे रहे हो, बढ़िया काम है, टैक्स मैनेजमेंट कर रहे हो। सब एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आगे देखो, अ कंपनी इंस्टॉल्ड एन एसी कॉस्टिंग 75,000 एट द रेजिडेंस ऑफ अ डायरेक्टर। डायरेक्टर के घर एसी लगा दिया, पर ट्रीट इट एज फिटेड इन क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इन द फैक्ट्री। लेकिन लॉ में ऐसा दिखा रहे हो कि फैक्ट्री में, भाई ये टैक्स एविजन है, ये चीटिंग है, तो टैक्स अवॉइडेंस नहीं बोलते। आपने छुपाया है भाई, सब कुछ क्लियरली नहीं है, आपने झूठ बोला है, झूठ बोलना इस टैक्स एविजन। आपने डायरेक्टर के घर एसी लगा दिया और आप कह रहे हो किसमें, फैक्ट्री में, दैट इज टैक्स एविजन। टैक्स एविजन और अवॉइडेंस में फर्क समझना आप, ठीक है। आगे सुनो, आरआर लिमिटेड इशूड अ क्रेडिट नोट ऑफ 80,000 एज ब्रोकरेज पेबल टू मिस्टर रामाना हु इज द सन ऑफ एमडी ऑफ द कंपनी। तो आपने क्या किया, क्रेडिट नोट इशू किया ब्रोकरेज का, पेबल टू, इस पर्सन को आपने पे किया जो कि एमडी का बेटा है। द पर्पज इज टू इंक्रीज द टोटल इनकम ऑफ रमाना फ्रॉम, जिससे आप क्या कर रहे हो, कंपनी की इनकम कम कर रहे हो और उस पर्सन की इनकम बढ़ा रहे हो। तो कंपनी की इनकम आप रीडायरेक्ट कर रहे हो, किसी पर्सन के को दे रहे हो आप, गलत है ना भाई। किसी कंपनी की इनकम पर्सन को जा रही है, तो ये क्या है, टैक्स एविजन है। समझ रहे हो, टैक्स अवॉइडेंस नहीं है, टैक्स एविजन है। जैसे सपोज करो, मान के चलो मेरी एक कोचिंग है, एकेजी क्लासेस, कोई एलएन है, मान के चलो एलएन का स्कूल है, बंसल का स्कूल है, और बंसल की कोचिंग भी है, बंसल क्लासेस और बंसल का स्कूल दोनों है। फिर बंसल क्या कर रहा है, स्कूल पे इनकम टैक्स लगता नहीं है, जीएसटी लगता नहीं, मान के चलो, तो कोचिंग का जो पैसा आया वो स्कूल में दिखा दिया। अब ये टैक्स अवॉइडेंस है कि एविजन है? ये टैक्स एविजन है। आप झूठ बोल लेना यार, बच्चा पढ़ रहा है आपकी कोचिंग में, आप दिखा रहे हो स्कूल में, ये हो गया टैक्स एविजन। टैक्स अवॉइडेंस क्या होगा, बंसल क्लासेस क्या कर रहा है, मान के चलो बंसल स्कूल जो है, स्कूल को कोई असेट खरीदनी थी, बेंचें खरीदनी थी, ठीक है। अब बेंच खरीद रहा है कौन, बंसल क्लास। बंसल क्लास कह रहा है मैंने बेंच खरीद ली, खर्चा दिखा दिया, ठीक है, एक्सपेंस दिखा दिया। और अब बंसल क्लासेस फ्री में डोनेट कर रहा है बंसल स्कूल को, जो उसी की सिस्टर कंसर्न है बेंचेस। तो लॉ में तो अपन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि हाँ भाई बंसल क्लासेस ने पहले बेंचें खरीदी, बिल्कुल खरीदी हैं। फिर साफ साफ पता चल रहा है बंसल क्लासेस ने फ्री में बंसल स्कूल को क्या दी थी, बेंचें दी थी। इनडायरेक्टली वो स्कूल बेंचेस बंसल स्कूल के पास चली गई, खर्चा बंसल क्लासेस के पास हो गया। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। समझ रहे हो, टैक्स अवॉइडेंस मतलब सब कुछ विजिबल तो है, चोरी छुपाए, मतलब ऐसे आपका इंटेंशन इम्प्योर है लेकिन दिखा रखा है सब लॉफुल है। मेरे ख्याल से अब आपको बेटर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे समझो, अ कंपनी रेमिटेड पीएफ कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ इट्स ओन कंट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन ऑन मंथली बेसिस बिफोर ड्यू डेट। आप क्या कर रहे हो, पीएफ वीएफ का पैसा टाइम पे जमा करा रहे हो, बढ़िया बात है, टैक्स मैनेजमेंट है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। द मर्जर ऑफ अ लॉस मेकिंग कंपनी विद अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, दो कंपनीज मर्ज हो गई। अब आप कह रहे हो भाई ये मर्ज कहीं इसलिए तो नहीं हुई कि टैक्स की चोरी करने के लिए हुई हो। भाई बात देखो, दो कंपनी मर्ज हो रही है तो वो कोर्ट के ऑर्डर से मर्ज होती है। मर्ज होना कोई इतना आसान काम नहीं कि चलो आप और हमारा मर्ज हुआ, आओ मर्ज हो जाए। ये कोई तुम लोग जैसे मर्ज होते हो वैसा मर्ज थोड़ी है, अच्छा लग रहा है चलो मर्ज हो जाते हैं, ये थोड़ी है भाई, कंपनी का मर्जर है ये। ऐसे नहीं कि
आइसक्रीम खाई और सामने जगह दिख गई और मर्ज हो गए, वैसा नहीं है भैया। ये कंपनी का मर्जर है, कोर्ट का ऑर्डर लगता है यहाँ पे। तो भाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है तो सब देख दाख के दिया होगा कि भाई कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन तो नहीं है, क्यों मर्ज हो रहे हैं, कोर्ट सब कुछ देखता है। तो भाई जब कोर्ट ही मर्ज कर रहा है तो फिर गार क्यों घुसा रहे हो आप बीच में? कोर्ट ने सब देख के ही किया होगा ना। तो यही सब लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। आगे सुनो, फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। ग्लोबल आर्किटेक्ट आईएनसी एक फॉरेन की कंपनी है, इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनी कंट्री F1। F1 कंट्री है कोई, उसके अंदर ये कंपनी बनी हुई है। आईएनसी मतलब कंपनी। इट इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग आर्किटेक्चरल डिजाइन सर्विसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आर्किटेक्चरल डिजाइन बना के देते हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं, डिजाइन बना के दे रहे हैं। It received an offer from Lovely Resort Private Limited, an Indian company for design and development of resorts all over the India। अब इंडिया से इनको क्या मिला, एक लवली रिजॉर्ट्स करके है, उन्होंने कहा कि आप हमारे रिजॉर्ट्स का डिजाइन करो। और किसको दिया है? ग्लोबल को दिया, जो कि ग्लोबल आर्किटेक्ट आईएनसी फॉरेन की कंपनी, जो कि कंट्री F1 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। अब इंडिया और F1 जो कंट्री है उनकी टैक्स ट्रीटी है DTAA वाली, और उसमें लिखा हुआ है कि आर्किटेक्ट सर्विसेज जो है वो टेक्निकल सर्विसेज है, एंड पेमेंट फॉर द सेम टू अ कंपनी में बी टैक्स इन इंडिया। कह रहे हैं कि देखो, जैसे ग्लोबल आर्किटेक्ट को किसी इंडियन कंपनी से अगर टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल फीस मिली, तो उसका टैक्स उसको ग्लोबल आर्किटेक्ट को इंडिया में देना पड़ेगा, ऐसा DTAA में लिखा हुआ है। However, if such professional services are provided by a firm or individual, इन लॉ में ये भी लिखा हुआ है DTAA में, अगर जो सप्लायर है, जैसे अपने यहाँ तो कौन है, ग्लोबल आर्किटेक्ट आईएनसी, बोले कंपनी की जगह अगर सप्लायर फर्म या इंडिविजुअल है और उनको अगर पेमेंट मिलता है, ठीक है, ओनली इफ द फर्म हैज अ फिक्स बेस इन इंडिया और पार्टनर इन इंडिया एक्सीड 180 डेज, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज डज नॉट एक्सीड इन टैक्स टेरिटरी। तो ये कह रहे हैं कि देखो, कुल मिला के कह रहे हैं कि अगर कोई फर्म या इंडिविजुअल है तो उसके केस में इंडिया में टैक्स तभी लगेगा जब उनका इंडिया में कोई परमानेंट बेस है और 180 डेज से ज्यादा हो गए हैं उनको। कुल मिला के कह रहे हैं, देखो अगर कंपनी है फॉरेन की और वो उसको इंडिया से अगर टेक्निकल इनकम हो रही है तो उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्म या कोई इंडिविजुअल है, उस केस में उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसको टैक्स तभी देना पड़ेगा जब उस 180 डेज से ज्यादा वो क्या कर रहे हैं, इंडिया में उनका फिक्स बेस हो। तो अब इसने क्या किया, ग्लोबल आर्किटेक्ट ने क्या किया, एक पार्टनरशिप हम खोल ली, ठीक है। इसने कहा चलो एक पार्टनरशिप हम खोलते हैं, और उसके अंदर इसने नॉमिनल कुछ इन्वेस्ट कर दिया। द फर्म, अब ये जो पार्टनरशिप फर्म थी ना, अब ये एग्रीमेंट में आई है। कुल मिला के कंपनी, इसको पता है अगर मैं कंपनी रहा तो मेरे को इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स से बचने के लिए इसने पार्टनरशिप फर्म खोल दी, क्योंकि DTAA में लिखा हुआ था कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वो बच जाएगी। तो देखो, हो तो सब काम लीगल ही रहा है, पर ये टैक्स अवॉइडेंस ही तो है ना, कर तो टैक्स की चोरी रहे ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि क्या गार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा? तो बोले भाई देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, बोले ये सब जो काम किए हैं ना उन्होंने, ये कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं, बस करा ही इसलिए था जिससे भाई हम फर्म खोल लें और हमारा टैक्स बच जाए। भाई इस केस में क्या हो जाएगा, गार लग जाएगा, ठीक है। गार में भी इन्वोल्व, ऑन पेपर ही हो रहा है बस ये सारा काम। इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। 5 क्या बोलता है, स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स इवेजन। इस केस में कह रहा है कि आपने बैंक में पैसा जमा कराया, ठीक है, तो आपने 10,000 की डिडक्शन ले ली, तो बढ़िया बात है ना, ले ली तो रिबेट मिल गई आपको 87A की, 5 लाख से आपकी इनकम कम हो गई। टैक्स प्लानिंग बोलते हैं ना यार इसको, तो स्मार्टनेस बोलते हैं। अ कंपनी obtaining declaration in फॉर्म 60 फ्रॉम कस्टमर, फॉर्म 60 भरवा रहे हैं कस्टमर से, फॉर्म 60 पे डिक्लेरेशन ले रहे हैं, टैक्स मैनेजमेंट है, अच्छी बात है, डिपार्टमेंट को आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। अ पार्टनरशिप फॉर्म मेड अ पेमेंट ऑफ 35,000 फॉर परचेज ऑफ अ रेफ्रिजरेटर विच इज बीइंग इंस्टॉल्ड एट वन ऑफ द रेजिडेंस। भाई आप दिखा रहे हो फॉर्म में रेफ्रिजरेटर खरीदा, घर पे लगा दिया, टैक्स एविजन बोलते हैं इसको, टैक्स की चोरी। और लास्ट वाला केस, अ कंपनी हु पेज 4 लाख टू मिसेज डी, who although being a qualified professional but is a housewife, purpose is to increase the total income of मिसेज डी। कंपनी अपनी इनकम मिसेज डी के नाम पे दिखा दी, इसको भी टैक्स एविजन बोलते हैं। टैक्स की चोरी कर रहे हो ना, मिसेज डी थोड़ी कमा रही है, कंपनी की इनकम है, तो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगी ना, मिसेज डी के हैंड में थोड़ी टैक्सेबल होगी। ये भी टैक्स एविजन हो गया। आगे बढ़ो। MNO लिमिटेड इज अ इन मुंबई इज अ होली ओन सब्सिडरी। सारे क्वेश्चन कवर कर लिए इसमें। MNO लिमिटेड कंपनी मुंबई के अंदर जो कि होली ओन सब्सिडरी है, इसकी कोई होल्डिंग कंपनी है जो लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन में है। लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन मतलब ना के बराबर टैक्स लगता है। तो
एमएनओ लिमिटेड इंडिया में एक कंपनी है, उसकी जो होल्डिंग कंपनी है वो फॉरेन में है कहीं पे और ऐसी जगह पे जहाँ पे टैक्स ना के बराबर लगता है। एमएनओ लिमिटेड हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 1500 लाख, 15 करोड़ का प्रॉफिट है भाई के पास, कंपनी के पास, एमएनओ लिमिटेड के पास। अब 100% होल्डिंग है, 100% सब्सिडरी कंपनी है ये एमएनओ लिमिटेड, और 15 करोड़ का प्रॉफिट है। डिविडेंड बांटो। डिविडेंड किसको दोगे आप? अपनी होल्डिंग कंपनी को दोगे, और डिविडेंड अगर आप दे रहे हो तो टैक्स देना पड़ता है। इट डिपॉजिटेड वन, अब इसने क्या किया, इट डिपॉजिटेड 10 करोड़ इन एफडी विद अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक लोकेटेड इन इंडिया। अब एक फॉरेन बैंक था, एक ब्रांच इंडिया में लोकेटेड है, 15 करोड़ का इसके पास प्रॉफिट पड़ा है, जिसमें से 10 करोड़ रुपए इसने क्या किए, बैंक में जमा करा दिए, उस फॉरेन बैंक की ब्रांच में। बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द डिपॉजिट, द होल्डिंग कंपनी लोकेटेड इन ये लो टैक्स जुरिडिक्शन अवेल्ड बैंक लोन ऑफ 8 करोड़। इसने क्या किया, देखो स्मार्टनेस देखो, इंडिया में जो कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी है फॉरेन में, इंडिया में जो कंपनी थी 15 करोड़ का प्रॉफिट था, 10 करोड़ रुपए बैंक में जमा कराए, और बैंक भी कौन सा था, फॉरेन बैंक था इंडिया में। अब जो होल्डिंग कंपनी थी वो उस बैंक को कह रही है कि देखो 10 करोड़ रुपए की तो एफडी हो ही रखी है, हमें 8 करोड़ का लोन चाहिए। भाई एफडी कराई क्यों गई थी? लोन लेने के लिए। बेसिकली इसके अंदर फॉरेन बैंक मिला हुआ है, ठीक है। कुल मिला के आप अगर डिविडेंड के फॉर्म में पैसा देते ना, आपको क्या करना था, आपको फॉरेन कंपनी तक पैसे पहुंचवाने थे, ठीक है। अब आपने क्या किया, डिविडेंड नाम देंगे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। आपने कहा डिविडेंड नाम नहीं देते हैं, अपने साजिश रचते हैं, अल्टीमेटली गोल तो पैसा पहुंचाना ही है ना। आपने फॉरेन बैंक को भी इन्वॉल्व किया और आपने क्या कर दिया, एज अ लोन ये पैसा दिखा रहे हो आप। तो ये तो क्या है, पूरी की पूरी प्लानिंग करी गई है टैक्स से बचने की। 3 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, कोई कमर्शियल सब्सटेंस है नहीं इसमें, तो इस केस में गार के प्रोविजन लग जाएंगे, क्योंकि अमाउंट 3 करोड़ से ज्यादा है। पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया है आपने, पूरी प्लानिंग करी है। एमएनए लिमिटेड इंडिया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड इन द हैंड ऑफ होल्डिंग कंपनी, पूरी की पूरी प्लानिंग करी है आपने। इन ऑर्डर टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन डिविडेंड, एमनो लिमिटेड हैड अडॉप्टेड अ सर्कुशियस रूट। आपने पूरा का पूरा रूट तैयार किया है, जिस तरीके से आप क्या करो, आप चोरी कर सको। पूरा का पूरा सर्कल बनाया है आपने, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है। अंडर द प्रोविजन ऑफ टैक्स ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड कंट्री पी, इफ अ रेजिडेंट ऑफ कंट्री P makes any capital gain by selling the shares in Indian company, such capital gain will be taxable only in country P। अभी कह रहा है इंडिया और कंट्री पी की टैक्स ट्रीटी है, और उसमें लिखा हुआ है भाई अगर इफ अ रेजिडेंट ऑफ कंट्री पी, कोई कंट्री पी का रेजिडेंट जो है वो क्या करता है, कैपिटल गेन कमाता है अपने शेयर्स बेच के किसी इंडियन कंपनी में, तो वो जो कैपिटल गेन है वो इंडिया में टैक्स नहीं होगा, उस फॉरेन कंट्री में ही टैक्सेबल होगा, इंडिया में एग्जम्प्ट हो जाएगा। However, as an exception, it is provided such exemption is not available that transfer or hold more than 10% interest in the equity capital of the Indian company। कह रहा है कि अगर बाहर का कोई बंदा है, उसका इंडियन कंपनी के अंदर उसने कोई भी शेयर्स बेचे, तो उस पर टैक्स इंडिया में लगेगा, इंडिया के बाहर ही लगेगा। लेकिन इंडियन कंपनी में जो उसके शेयर हैं, अगर वो 10% से ज्यादा है, फिर वो इंडिया में टैक्स देगा, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो अब क्या लिखा हुआ है, PFX लिमिटेड है रेजिडेंट इन कंट्री पी, कंपनी है जो कंट्री पी की है, उसने क्या किया, कंट्री पी की कंपनी थी, उसने क्या किया, फ्लोटेड 2 होली ओन्ड सब्सिडीज इन कंट्री पी। अब एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसको इंडिया में, मैं बताता हूँ क्या हुआ, उसको इंडिया में 19% शेयर्स होल्ड कर रखे थे उसने किसी इंडियन कंपनी में। अब उसने क्या किया, फॉरेन में 2 कंपनी बना ली, एक को बोल दिया कि तेरे पास 9% है और एक को बोल दिया तेरे पास 10% है। समझ रहे हो, अगर खुद सीधा 19% होल्ड करता और अपने शेयर्स बेचता तो इंडिया में टैक्स लगता। इसने कहा फॉरेन में 2 कंपनी बनाता हूँ, एक कंपनी को बोल दिया कि तेरे पास इंडियन कंपनी के 9% शेयर है, दूसरी को बोल दिया तेरे पास 10% है, और अब दोनों को बेच देंगे तो बोल देंगे कि देखो आपने कहा था कि 10 के अंदर अंदर होगा तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो हमारे को टैक्स नहीं देना। लॉ मेकर कह रहे हैं भाई तू तो पागल बना रहा है। तो इसने क्या किया, कैपिटल गेन कमाया। ईच ऑफ द सब्सिडरीज क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम इंडियन कैपिटल गेन। एक कंपनी ने 2.5 करोड़ की एग्जम्पशन गेन, 2 कंपनी थी, 2.5 करोड़ रुपए का बेनिफिट ले लिया टैक्स का। 3 करोड़ से ऊपर का ज्यादा अगर होता है तो गार्ड लग जाता है, तो 5 करोड़ रुपए की आपने घाला मेली करी है। सिंस द टैक्स बेनिफिट इन प्रीवियस ईयर इज एग्रीगेट 5 करोड़ विच एक्सीड द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड ऑफ 3 करोड़, तो जो अरेंजमेंट है वो इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट में आएगा। यहाँ पे कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है इस ट्रांजेक्शन का। कीवर्ड्स आपको लिख के आने, जैसे कुछ कीवर्ड्स हैं, देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, हर क्वेश्चन में यही चेप रहे हैं ये, तो आपको भी लिखना है। फिर लिख देना गार प्रोविजन इन्वोक, क्योंकि अमाउंट 3 करोड़ से ज्यादा है,
इनको अंडरलाइन कर देना। तो ये कीवर्ड लिख के आने हैं और शुरू के पैराग्राफ में जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को बता देना बस, ठीक है। बस इस तरीके से आंसर की डिजाइन करनी है आपको, ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर सपोज करो एक कंपनी 1.2 करोड़ का कैपिटल गेन कमाती, मतलब टैक्स का जो बेनिफिट है वो पर कंपनी 1.2 करोड़ है, दोनों को मिला के 2.4 हो गया, जो कि 3 करोड़ से कम है, तो फिर इस केस में गार नहीं लगेगा, फिर उस केस में गार नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है लाइक मार देना। क्वेश्चन नंबर 8, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है, देखो क्या क्वेश्चन है। इप्से प्राइवेट लिमिटेड इज अ डोमेस्टिक कंपनी इन इंडिया। एक कंपनी है, कौन सी? इप्से, ठीक है। क्या नाम है? इप्से। नाम ही नहीं मिला इनको, क्योंकि क्या है, इंडिया की कंपनी है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। अब देखो, डैन प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री एक्स। डैन प्राइवेट लिमिटेड क्या है? ये कंट्री एक्स के अंदर है, और इप्से क्या है? वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। डैन प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म्स अ कंपनी जैन प्राइवेट लिमिटेड 100% सब्सिडरी इन कंट्री वाई। अब इसने क्या किया, डैन ने एक और कंपनी बनाई जैन, जो कि इसकी 100% सब्सिडरी है, ठीक है। 100% सब्सिडरी है जो कि कंट्री वाई के अंदर है। अब देख रहे हो, ठीक है भैया। अब इंडिया का कोई डीडब्ल्यू एग्रीमेंट होगा कंट्री वाई के साथ, इसलिए किया है इसने, ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना कि अगर आप रशिया से कोई मशीन लाओगे तो आपको कस्टम्स के अंदर कंसेशनल ड्यूटी का बेनिफिट दे रखा है 10%। अब आपको मशीन लानी है सिंगापुर से, अब आप कह रहे हो यार सिंगापुर से तो पूरी 40% ड्यूटी है, सिंगापुर से पहले रशिया भेजो, रशिया से इंडिया मंगा लेते हैं। तो सेम ये काम मेरे ख्याल से ये करेगा। तो इसने क्या किया है कि एक इंडिया की कंपनी है डैन जो कंट्री एक्स में है, उसने अपनी कंपनी बनाई जैन जो कंट्री वाई में है। इंडिया का एग्रीमेंट होगा कंट्री वाई के साथ, ठीक है। अब आगे देखो, अब सीन क्या है, जैन प्राइवेट लिमिटेड एंड स्पे प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया रैन प्राइवेट लिमिटेड इंडिया में। अच्छा, अब देखो ये जो कंपनी है जैन और ये जो कंपनी है इप्से, इनका एक जॉइंट वेंचर है, जिसका नाम क्या है? रैन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है जी, जो कि इंडिया के अंदर है, ठीक है। अब आगे सुनो, देयर इज नो अदर एक्टिविटी इन जैन प्राइवेट लिमिटेड। जैन प्राइवेट लिमिटेड और कोई काम नहीं करता, बस कंट्री वाई में बना रखा है डैन ने। एज पर द जॉइंट एग्रीमेंट 49% ऑफ द रैन रैन लिमिटेड इज अलॉटेड टू जैन प्राइवेट लिमिटेड एंड 51%। तो देखो, अब ये जो कंपनी है रैन, इसके 51% शेयर तो किसके पास है? इसके पास है, इप्से के पास 51%, और 49% जो है वो इसके पास है, दोनों कंबाइन है ना, ठीक है। जैन प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज अ परमिटेड ट्रांसफर ऑफ डैन प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो सीन क्या है, ये जो डैन है ना, ये जैन के सारे डिसीजन ये लेता है, मतलब पूरी की पूरी कंट्रोलिंग जो है ना, 100% सब्सिडरी है। तो जैन बनी तो है लेकिन पूरा इसका जो कंट्रोल है वो डैन कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। पूरा जो कंट्रोल है वो डैन कर रहा है, इसमें लिखा हुआ है ना, देखो क्या लिखा हुआ है, देखो जैन प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो देखो क्या लिखा हुआ है, डेजिग्नेटेड एज अ परमिटेड ट्रांसफर ऑफ डैन प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी आ रहा था, permitted transfer means that those shares of रैन प्राइवेट लिमिटेड आर हेल्ड बाय जैन। बोले कि देखो रैन के जो शेयर्स है ना वो 49% भले ही जैन के पास हो, लेकिन इसका कंट्रोल डैन के पास ही है, ठीक है। आगे सुनो, ऑल द राइट्स ऑफ वोटिंग मैनेजमेंट ये सब डैन के पास है। ऑन दिस डेट द शेयर्स ऑफ रैन हेल्ड बाय जैन आर सोल्ड टू सीएफएल प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी कनेक्टेड टू इप्से प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप। अब ये कह रहे हैं कि देखो इसने ये 49% शेयर्स ना बेच दिए, ठीक है, किसी ग्रुप को बेच दिए जो कि इंडिया के अंदर ही था, इप्से से कनेक्टेड था वो, ठीक है, इप्से से कनेक्टेड था। अब तक इंडिया और कंट्री वाई की टैक्स ट्रीटी है और उसमें लिखा हुआ है अगर कैपिटल गेन हो रहा है तो वो सोर्स कंट्री के अंदर होगा, ठीक है, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। कुल मिला के भाई इन्होंने पूरी प्लानिंग क्या की थी, क्वेश्चन को थोड़ा इजी भी बना सकते थे। कुल मिला के ये था कि इन्होंने क्या किया, कंट्री वाई, डैन ने कंपनी बनाई कंट्री वाई के अंदर, और फिर वो शेयर्स अपने क्या कर दिए, इंडिया में भेज दिए। और इसमें टैक्स ट्रीटी में लिखा हुआ था
इंडिया और कंट्री वाई के बीच में ऐसा एग्रीमेंट है कि सोर्स कंट्री में टैक्स लगेगा, तो ये कह रहे हैं कि अब हमको इंडिया में टैक्स नहीं देना, पर एक्चुअल में तो ये ट्रांजेक्शन कंट्री एक्स और इंडिया के बीच में हो रहा है ना भाई। तुम तो जानबूझ के एक कंपनी बनाई कंट्री वाई के अंदर, जिससे तुम सारा का सारा गेम उस कंट्री वाई के थ्रू कर सको, लेकिन पूरे डिसीजन मेकर तो तुम ही हो ना। तो इसको अपन बोलते हैं कि भाई ये उसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, जैन का कोई कमर्शियल सब्सटेंस है ही नहीं, सारे के सारे काम डैन ही कर रहा है। बोल रहे भाई ये क्या है, तुमने जानबूझ के ऐसा काम किया है जिससे टैक्स अवॉइड कर सकें, टैक्स का बेनिफिट ले सकें, तो गार लग जाएगा अगर अमाउंट 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो, अगर अमाउंट 3 करोड़ से ज्यादा है तो। बस आपने ये लिखना है द अरेंजमेंट ऑफ रूटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू कंट्री वाई, तो आपने रूट कर दिया बस, कंट्री वाई के थ्रू आप सारा काम कर रहे हो। सिंस देयर इज नो बिजनेस पर्पस इन जैन एक्चुअल में कोई काम ही नहीं कर रही, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो जितना भी आपने काम किया है टैक्स बेनिफिट के लिए किया है। द ऑल्टरनेटिव कोर्स अवेलेबल इन दिस केस, देयर इज अ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रैन एंड जॉइंट वेंचर, कुल मिला के डैन ही कर रहा है सारा का सारा काम। तो ये पॉइंट क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, डज दिस एग्रीमेंट हैव एनी टेंटेड एलिमेंट, इट इज एविडेंट दैट देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, तो यही लाइन चेप के आनी है आपको, दैट देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, और इस केस में गार्ड लग जाएगा। ठीक है, आपको ये लाइन जरूर लिख के आनी है, नो कमर्शियल सब्सटेंस, टैक्स बेनिफिट, ये कीवर्ड्स हैं, गार इन्वोक्ड, री रूटिंग, ये जो सब लिखा है ना, इस तरह का केस हो तो ये कीवर्ड्स इनको अंडरलाइन करके आना। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। 9 क्या बोलता है, मिलो लिमिटेड इंडियन कंपनी इज मेकिंग लॉसेस फॉर पास्ट सेवरल ईयर्स, टिलो लिमिटेड अनदर इंडियन कंपनी हैविंग यूज प्रॉफिट, ये क्या कर लिए, क्वेश्चन में थोड़ी टाइपिंग एरर थी जब एग्जाम में आया था। क्वेश्चन यही था कि भाई दोनों कंपनीज मर्ज हो गए, एक कंपनी लॉस में थी एक प्रॉफिट में थी, तो गार्ड लगेगा क्या, मर्ज हो गए तो कोर्ट के ऑर्डर से हुए ना मर्ज, तो इसमें कौन सा गार्ड लगेगा, कोर्ट ऑलरेडी सब जांच पड़ताल करके ही मर्ज करता है, तो कोई गार्ड नहीं लगेगा इस। ये आंसर है इसका, फटाफट से रीड मार लो। दूसरा, डैम्प आईएनसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री ए होल्ड 1000 इक्विटी शेयर इन मैप लिमिटेड इंडियन कंपनी। अब इन्होंने क्या किया है, देखो 1 अप्रैल 2016 का काम है ये, 1 अप्रैल 2016 का, शेयर्स कब लिए, 1 अप्रैल 2016 को, बोनस शेयर इशू हुए हैं 2024 में। कह रहे हैं अभी पूरा आप पढ़ोगे ना, पॉइंट इज दैट गार्ड तब लगता है ना भाई जब 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद का ट्रांजेक्शन हो, भले ही बोनस शेयर बाद में मिले लेकिन ओरिजिनल शेयर तो पहले के थे ना, तो इस केस में गार्ड नहीं लगेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है ध्यान रखना, इसका आंसर आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सीधा 1-2 लाइन में लिख के आना है कि भाई द इन्वेस्टमेंट इज मेड प्रायर टू दिस डेट, तो जो इनकम भले ही वो बाद में आई उससे फर्क नहीं पड़ता, तो इस केस में गार्ड नहीं लगेगा। लिखा हुआ है इफ द ओरिजिनल शेयर्स आर एक्वायर्ड बिफोर दिस बट बोनस शेयर इशूड आफ्टर द डेट, गार प्रोविजन वुड नॉट बी अट्रैक्टेड, लिख के आ जाना। ठीक है, आगे देखो, ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इनकॉर्पोरेट्स अ होली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी बी, कोई लो टैक्स ज्यूरिडिक्शन में आपने कंपनी बना दी, आउट ऑफ द इक्विटी द कंपनी बी गिव लोन एट द रेट ऑफ 5%, देयर इज नो एक्टिविटी। देखो भाई समझो मेरी बात, सीन क्या था कि जैसे मान के चलो एक कंपनी है ए लिमिटेड इंडिया की, ठीक है, एक और कंपनी है बी लिमिटेड इंडिया की, इसी की सिस्टर कंसर्न है। अब आपने क्या करना है, ए ने अगर बी को लोन देना है तो सीन क्या होगा, ए इंटरेस्ट पे करेगा तो बी की इनकम हो जाएगी, बी को टैक्स देना पड़ेगा। अब इन्होंने क्या किया, काम करते हैं, एक फॉरेन में कंपनी थी वो बनाई जहाँ पे टैक्स ना के बराबर लगता है, मान के चलो कंपनी बनाई CINC। अब क्या किया, ए ने सी के अंदर इक्विटी शेयर्स परचेज करे, इक्विटी परचेज कर ली इसकी और इसको पैसा दे दिया 5 करोड़ रुपए, और बी ने क्या करा, इससे लोन ले लिया 5 करोड़ का लोन। अब इसमें क्या हो गया, ए की इनकम भी नहीं बनी और बी को डिडक्शन मिल गई। पूरी प्लानिंग करी तुमने जानबूझ के, भैया ये क्या है, ये सब तुमने जो किया है ना ये टैक्स की चोरी के लिए किया है तुमने। ठीक है, ये सब इम्परमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। आपने लिखना है कि सारी की सारी प्लानिंग जो है, देयर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, राउंड ट्रिपिंग किया आपने, राउंड ट्रिपिंग मतलब टैक्स की चोरी करी है कुल मिला के। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में गार के प्रोविजंस लग जाएंगे अगर अमाउंट 3 करोड़ से ज़्यादा है तो। ठीक है, अमाउंट अगर 3 करोड़ से ज़्यादा है तो। ठीक है, मैं चेक कर लेना अमाउंट कितना है, अमाउंट की बात नहीं करी क्वेश्चन में, आंसर में इन्होंने ये तो लिख दिया इन्होंने, कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, टैक्स अवॉइडेंस है, सब कुछ है, या तो क्वेश्चन में फिर अमाउंट देना नहीं चाहिए था इनको। चलो इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। P लिमिटेड इंडियन कंपनी सेट्स अप अ यूनिट इन SEZ
आपने SEZ के अंदर एक यूनिट लगाई, वो होता है ना SEZ के अंदर 10AA का बेनिफिट मिलता है। इट क्लेम्स 100% डिडक्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 100 करोड़। ये नंबरिंग में गलती से ये 5 लिखा ही आ गया, इसको सही कर दूंगा। ये कह रहे हैं कि भाई आपने SEZ में एक यूनिट लगाई और प्रॉफिट 10AA का डिडक्शन ले लिया, तो अच्छा काम है, तो टैक्स प्लानिंग हो गया ना, अच्छी बात है, करो। तो कह रहे हैं कि भाई आपने कोई SEZ में यूनिट लगाई, 10AA का बेनिफिट ले लिया, अच्छी बात है, इसमें गार क्या लगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसमें कोई गार प्रोविजन नहीं लगेंगे, इसमें कोई गार प्रोविजंस नहीं लगेंगे, ठीक है। इन सच अ केस गार प्रोविजंस वुड नॉट बी एप्लीकेबल। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पुरानी डेट का शेयर था, वो सेम क्वेश्चन अपन कर चुके, तो बोनस शेयर बाद में इशू किए तो नहीं लगेगा। 1 अप्रैल 2017 के पहले का काम है, इन्वेस्टमेंट तो नहीं लगेगा, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन वही है जो अपन ने किया था कि भाई लोन दे दिया, डिक्टो का डिक्टो वही है, पर इस क्वेश्चन में लिख भी दिया इन्होंने कि 3 करोड़ से कम का है तो गार्ड नहीं लगेगा। याद करो जो अभी अपन डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने आपको बताया था कि चलो इस पर देखते हैं, कि वही की वही आगे पूछ लिया इन्होंने, और आगे उसमें लिख दिया कि भाई देखो 3 करोड़ से कम का है तो नहीं लगेगा, क्योंकि अपन ने देखा था ना कि यार अमाउंट एक या तो 1 करोड़ देते ही नहीं, इसमें लिख दिया कि 3 करोड़ से कम का है तो गार्ड नहीं लगेगा, तो पहले तो पूरा का पूरा ज्ञान दे दो, फिर एंड लिख दो 3 करोड़ से कम का अमाउंट है तो गार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। और कोई बढ़िया क्वेश्चन दिखाता हूँ, रुको, जिसमें मजा आ जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 17 वैसा ही है भाई, अपने को क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 10% से ज़्यादा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है इंडिया में तो कैपिटल गेन इंडिया में लगेगा, 10% से कम है तो नहीं लगेगा। तो इसने क्या किया, 19.9% होल्ड कर लिया इंडिया में, पर दो कंपनी के थ्रू किया, एक से 10%, एक से 9.95, जिससे टैक्स की चोरी कर सके। तो ये भी क्या है, टैक्स अवॉइडेंस है। देर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस, ये लिख के आना, देर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस। एक सब्सिडरी बनाई इसने फालतू में, फॉरेन में दो कंपनी बनाई, जिससे क्या कर सके, टैक्स की चोरी लगी, तो इस केस में गार्ड लग जाएगा, लिख के आ जाना। क्वेश्चन नंबर 17 डिक्टो के डिक्टो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है देखो, इन्होंने क्या किया, कंपनी को 5 जेसीबी मशीन चाहिए, नवंबर 24 का क्वेश्चन है। अब 5 जेसीबी मशीन परचेज करेंगे तो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिलेगा 30 लाख का, और मशीन को लीज पे लेंगे तो 36 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। कंपनी कह रही चलो लीज पे ले लेते हैं, अच्छी बात है, ले लो ना, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, लीज पे ले लो, चाहे तो परचेज कर लो, चाहे तो परचेज कर लो। तो इन्होंने बोला लीज पे ले लेते हैं, उसमें ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो उसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं ना, इसमें कोई टैक्स की चोरी थोड़ी कर दी है, तो टैक्स प्लानिंग है, अच्छी बात है, इसको टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। इट इज द सेम इज रिजल्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, देयर इज नो टैक्स अवॉइडेंस। आगे देखो, मिस्टर धवल जिसकी एज 45 ईयर्स है, is making an investment in equity share at recognized stock exchange through registered broker. During the previous year, he made a short term capital gain, उसको हुआ equity shares में 10 लाख का। He was holding 1000 equity share of SPR Limited, the market price दे रखी है। धवल ने सारे शेयर्स बेच दिए, परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ दी शेयर। इसने क्या किया, जैसे होता है ना, इसको लग रहा है कि भाई अपन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है और कहीं पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी हो रहा है, कई लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी करते हैं, वो सेट ऑफ का बेनिफिट ले लेते हैं कि भाई गेन होगा, गेन पे इनकम टैक्स से बचने के लिए काम करते हैं, सेम शेयर्स को अभी बेच देते हैं, फ्यूचर में खरीद लेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कैसे, देखो, जैसे मान के चलो मेरे को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर, या 25-26 की, मान के चलो 25-26 के अंदर फाइनेंशियल ईयर, मैंने देखा कि भाई मेरे को 10 लाख का कैपिटल गेन हो रहा है, ठीक है। अब मेरे पास, इमेजिन करो, HDFC बैंक के 1000 शेयर्स पड़े हैं, ठीक है, और वो जो शेयर दिखा रहा है ना, वो मेरे को, उसका शेयर प्राइस है, मान के चलो मैंने जो खरीदा था ना वो शेयर, HDFC बैंक का एक शेयर खरीदा था, सपोज करो 1500 रुपए में, और उसकी कीमत अभी 500 रुपए ही है या 600 रुपए ही है, 600 रुपए है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, काम करता हूँ, मैंने सोचा कि 28 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, 28 मार्च को ये शेयर्स बेच देता हूँ। अब मेरे को लॉस हो गया, 9 लाख रुपए का लॉस हो गया। अब मैंने क्या किया, 1 अप्रैल को वापस से शेयर्स खरीद लिए, 600 रुपए में बेच दिए, 600 में खरीद लिए। तो जानबूझ के मैंने किया कि भाई अपना गेन पे टैक्स बचाने के लिए काम करता हूँ, शेयर्स उतने ही मिल रहे हैं मेरे को। तो ऐसे लोग करते हैं, तो इसको बोल रहे हैं कि ये तो टैक्स प्लानिंग है, इसमें क्या गलत है, कोई गलत नहीं है, टैक्स एविजन नहीं है, टैक्स प्लानिंग है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैंने जो एग्जांपल दिया ना वही एग्जांपल है, अब इसको रीड करोगे ना, सेलिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी एट अ लॉस एंड सेटिंग ऑफ अगेंस्ट लॉस अगेंस्ट द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, गेन से लॉस सेट ऑफ कर रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस इतने क्वेश्चन भी करके चले जाओगे आप, काम हो जाएगा आपका। रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, बाकी सब सेम वही सेज वाले हैं, ठीक है। तो आप करके चले जाओगे, काम हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है।
ठीक है, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगी, टेलीग्राम पे और वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में। आई होप वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कुछ वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।